हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आईएएस वर्ड। इकोनॉमिक सर्वे आ गया है और इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको याद होगा कि शायद स्कूल में आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था। ऐसे ही ये भी एक रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन किसका? रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी की इंडियन इकोनॉमी ने करंट ईयर में कैसा परफॉर्म किया। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। डिटेल डॉक्यूमेंट बाय डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाट डू आई मीन? दिस ईयर एंड द लास्ट ईयर, इन दोनों सालों को छोड़ दे तो इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे यूज टू बी अ वेरी वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट। 2 वॉल्यूम्स में आता था, पर अभी पिछले साल से और इस साल दोनों बार इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ एक ही वॉल्यूम रिलीज किया गया है और ये वॉल्यूम इटसेल्फ इज वेरी बल्की। तो इसमें 12 चैप्टर्स है। हम लोग ट्राई करेंगे कि हर चैप्टर को हर एक अलग वीडियो में डिस्कस करें। तो इस रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से एक दिन पहले आता है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आई कैन से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इज इम्पोर्टेंट। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से। पर प्रीलिम्स में ये इंफॉर्मेशन प्लस कभी कभार कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पर गिवन द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन, हम वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है। उससे पहले ये देखिए, ये है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वर। तो इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे और पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022 रिकवरी कंप्लीटेड। इस चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे ने मेनली 3 मुद्दों को डिस्कस किया है और वो 3 मुद्दे हैं। पहला, चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। दूसरा, हाउ इंडिया ओवरकेम दीज चैलेंजेस। और तीसरा, आउटलुक फॉर द फ्यूचर ईयर 24-25। तो हम एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज ने बेसिकली 6 तरह के मेजर चैलेंजेस को फेस किया। तो पहला चैलेंज है कोविड-19, द पैंडेमिक। हम सब ने ये टाइम फेस किया, हम सब ने देखा कि कैसा ब्लीक टाइम था। लॉकडाउन हो गया था, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गए थे, चीज़ों की कमी हो गई थी और इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील किया गया इन द आउटपुट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो गए थे। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सरकारें अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पॉलिसी ला करके इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में हमने देखा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज सरकार लेके आई। इस पैकेज की राशि बहुत बड़ी थी। कितनी थी? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़, जो कि 10% बोला जाता है इंडिया के जीडीपी का है। इंडिया जीडीपी। ऐसे ही यूएस में भी सेंट्रल बैंक, यूएस के सेंट्रल बैंक जिसे हम लोग फेडरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, फेडरल रिजर्व, शॉर्ट में इसे यूएस फेड बोला जाता है, यूएस फेड। इसने भी अपने पॉलिसी रेट्स को लगभग जीरो कर दिया।
पॉलिसी रेट्स को लगभग जीरो कर दिया। तो पॉलिसी रेट को जीरो करने का क्या मतलब हुआ, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर देती हूँ। पॉलिसी रेट कोई भी सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसी रेट के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूएस ने पॉलिसी रेट को जीरो कर दिया है, तो यूएस का पॉलिसी रेट कहलाता है फंड रेट, फेड फंड रेट। जब भी यूएस के कमर्शियल बैंक्स के पास, माइंडेड कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल होता है तो वो उसके सेंट्रल बैंक के पास रखवा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी यूएस के कमर्शियल बैंक के पास $1 लाख एक्स्ट्रा है और वो जा रहा है सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक इस अमाउंट पे कमर्शियल बैंक्स को फंड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। तो अगर 5% है तो ये 5% इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव होगा। अगर ये रेट जीरो होगा, बहुत कम या जीरो होगा, तो कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपना एक्स्ट्रा फंड पार्क नहीं करना चाहेगी। तो इस सिचुएशन में बैंक्स कैन नॉट कीप देयर मनी आइडल, तो वो ये मनी को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब जब मार्केट में पैसा जाएगा तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा आया और वो गुड्स डिमांड करेंगे और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर जब फंड रेट कम होगा तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चीप हो जाएगी, COC वो चीप हो जाएगी, जिससे बिजनेस हाउसेस के लिए लोन लेना आसान होगा और उनको हेल्प मिलेगी बिजनेस एक्सपेंशन में। तो ये तो हमने देखे कि फर्स्ट चैलेंज की सॉल्यूशन भी किस तरह से कोशिश की गई निकालने की। सेकेंड चैलेंज की अगर बात करें तो सेकेंड चैलेंज स्टार्ट होता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ही स्टार्ट होता है 24 फेब 2022 हम देखते हैं कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, खासकर इनपुट कमोडिटीज़ और एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बहुत बढ़ गए, जैसे कि नेचुरल गैस, वीट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो इनके दाम बढ़ने की वजह से और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खासकर यूरोप और यूएसए में। इतना बढ़ गया कि मार्च 2022 से जस्ट नेक्स्ट मंथ देखिए यूएस ने इसी फंड रेट को जिसे पहले उसने कम कर दिया था, अब इसे बढ़ाकर 425 बेसिस पॉइंट अभी तक बढ़ा चुका है, बेसिस पॉइंट मार्च 2022 से, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये था सेकेंड चैलेंज। तीसरा चैलेंज क्या था? तीसरा चैलेंज है वीकनिंग ऑफ ग्रोथ रेट। अब वीकनिंग ऑफ ग्रोथ रेट कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो पॉलिसी रेट को बढ़ाता जा रहा है। तो जब पॉलिसी रेट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि मार्केट में से लिक्विडिटी कम होती जाएगी, और जैसे मार्केट में से लिक्विडिटी कम होगी इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ता जाएगा और ये कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस को लोन जो है वो लेने नहीं देगा और इसकी वजह से एक्सपेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्सपेंशन डिफिकल्ट होगा तो डेफिनेटली ग्रोथ रेट भी हैम्पर करेगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट चैलेंज। फोर्थ चैलेंज है स्लो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो ग्लोबली बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने प्रिडिक्ट की थी एक सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन की, मतलब किसी एक कंट्री में स्टैगफ्लेशन नहीं देखा जाएगा बल्कि ग्लोबली देखा जाएगा। तो स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन होती है जहां पे हम देखते हैं लो ग्रोथ होती है प्लस हाई इन्फ्लेशन होता है प्लस हाई
अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है ये। तो ये सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बनाती है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट्स ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे, अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी, प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो जो नेशंस थे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्पेसेस को कंट्रोल करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कम कर दिया। हमारा पांचवा चैलेंज था स्लो डाउन इन चाइना। तो हम सभी जानते हैं कि चाइना ने किस तरह से जो उनके देश में कोरोना था उसको कंट्रोल करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से लोगों की मोबिलिटी, गुड्स की आवाजाही सब बंद कर दी गई। और जो चाइना, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसमें स्लो डाउन आया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी भी इफेक्ट हुई है। और छठा हमारा चैलेंज है अदर इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक। ये अदर इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक क्या है? अदर इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक की वजह से हम देखते हैं एक तो लॉस ऑफ एजुकेशन हुआ, जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, प्लस इनकम अपॉर्चुनिटीज जो थी वो भी लो हो गई, लो इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारे चैलेंजेस तो ये हम देखते हैं हमारे चैलेंजेस हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी ने फेस किए। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, जो कि है हाउ इंडिया ओवरकेम दीज चैलेंजेस। एज वी नो, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, प्लस इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, EME, ठीक है, इसे EME बोलते हैं। तो EME होने की वजह से अपने इंडिया के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस थे, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला चैलेंज जो इंडिया में आया वो था इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है RBI की। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग 2% से 6% का एक बैंड बनाया है, 2% से 6% का एक बैंड बनाया है। इसके बीच एक परसेंटेज आता है 4%, जिसे इन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट का डिसाइड किया है। तो यानी अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इस रेट से है तो थिंग्स आर गुड, प्रिटी नॉर्मल। अगर कुछ भी इससे कम है, इन दोनों रेंज के बीच में है, यानी 2 से 4 के बीच में है, तो चीजें उतनी ठीक नहीं है, पर फिर भी ये कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है। अगर 4 से 6 के बीच में है तब भी यही सिचुएशन है कि चीजें बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। तो इस अमाउंट को 2% जो है, इसको बोलते हैं RBI का लो टॉलरेंस लेवल, इसे लो टॉलरेंस लेवल बोला जाता है। इसे बोला जाता है अपर टॉलरेंस लेवल। तो एनीथिंग बिलो लोअर टॉलरेंस लेवल एंड एनीथिंग अपर टॉलरेंस लेवल जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है RBI के लिए। तो हमने देखा कि जनवरी 2022 से नवंबर 2022 में जो इन्फ्लेशन था वो मोर देन 6% था। तो RBI के लिए ये सिचुएशन जो थी वो अलार्मिंग थी, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स सही लिए गए गवर्नमेंट ने और RBI ने, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई आफ्टर नवंबर। दूसरा, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के, जैसे मैंने आपको बताया, अपने चैलेंजेस होते हैं। तो इंडिया ने एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया, उसकी वजह से हमने देखा ग्रोथ जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, ग्रोथ पे फर्क पड़ा। दूसरा था वाइडनिंग CAD। अब ये CAD क्या होता है? ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड्स में कि US ने अपने ये फंड रेट के बारे में आपको मैंने बताया था, ये फंड रेट के बारे में, जब ये कम कर देता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ये जब ये बढ़ा देता है तो लिक्विडिटी
इकोनॉमी से कम हो जाती है। तो इस फंड रेट की कुछ और इस फंड रेट के बढ़ाने की कुछ और भी इम्प्लीकेशंस हुए हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे बताती हूँ। इंडिया जो है वो बेसिकली नेट इम्पोर्टर है, इंडिया नेट इम्पोर्टर है, ठीक है। और अभी जैसे ही यूएस ने अपने फंड रेट इंक्रीज करे, तो क्या हुआ कि यूएस फंड रेट इंक्रीज होने की वजह से उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग डॉलर, स्ट्रांग डॉलर विजावी अदर करेंसीज। तो अगर इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं तो अभी आप 81 रुपीज देंगे, लगभग 81 रुपीज देंगे तो आपको $1 मिल जाएगा। पहले ये अमाउंट इतना नहीं था, पहले आपको कुछ रुपए कम देके भी डॉलर मिल जाता था, यानी कुछ 77-78 रुपीज देके आप डॉलर खरीद लेते थे। यानी जब भी आपको ज्यादा रुपए देके $1 मिलेगा तो इसका मतलब है रुपए जो है वो वीक हो गया है डॉलर के कंपैरिजन में। तो जैसे ही यूएस ने अपना फंड रेट बढ़ाया, ठीक है, फंड रेट बढ़ा तो क्या हुआ कि जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रखा था वो सारा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर ने निकाल के, नॉट सारा पैसा पर मोस्ट ऑफ द पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से निकाल कर यूएस में इन्वेस्ट करने लग गए, क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज हो रहे थे, बॉन्ड यील्ड। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो डॉलर स्ट्रांग हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी से निकलकर यूएस चले गए, बॉन्ड रेट बढ़ गया। इसकी वजह से इन सब का इम्पैक्ट हम देखते हैं इंडिया के करंट अकाउंट पे पड़ा और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा आफ्टर पेंडेमिक जब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो कर रही थी तो हमने एक्सपोर्ट्स में एक पैटर्न नोटिस किया कि पहले तो एक्सपोर्ट्स बढ़े कुछ टाइम के लिए, पर एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के वो बढ़ नहीं रहे थे, बल्कि वो सिर्फ सस्टेन कर रहे थे उसी लेवल पर। इस चीज को बोलते हैं प्लेटूइंग ऑफ ग्रोथ रेट्स, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट। तो ये भी एक चैलेंज फेस किया था किसने, इंडिया ने। अब इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए जो इंडिया फेस कर रही थी, जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड एजेंसीज हैं और चाहे इंडिया की भी जो एजेंसीज हैं लाइक एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उन सब ने इंडिया की ग्रोथ रेट फोरकास्ट जो किया था, ग्रोथ फोरकास्ट किया था, उसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब उसको कम करके उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट बोला कि अब इंडिया की ग्रोथ जो है वो 6.5% या 7% से ज्यादा नहीं होगी। अगर हम सिर्फ इसे इंडिविजुअली सुने 6.5% 7% से ज़्यादा नहीं होगी तो शायद हमें लगे कि हाँ मतलब सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। पर अगर हम इस परसेंटेज को कंपेयर करें दूसरी इकोनॉमी से तो वी विल फाइंड कि ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी शॉक्ड है कि इतनी सिचुएशन वर्ल्ड इकोनॉमीज दे आर इन शैम्बल, डिस्पाइट दैट इंडिया इज परफॉर्मिंग रियली वेल। व्हाई सो? तो अगर इंडियन इकोनॉमी की जो रेजिलेंस है, हम उसने जो अपना रेजिलेंस बना रखा है उसके फैक्टर्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि वो फैक्टर्स पूरी तरीके से डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं रेजिलियंस उसका टिका हुआ है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स की मैं अगर बात करूं तो पहला फैक्टर है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने लगभग अपने सारे सिटीजन्स को वैक्सीनेट कर दिया है। तो नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बार जैसे ही मार्केट ओपन हुआ लोगों की मोबिलिटी बढ़ी, वो कभी भी बंद नहीं हुई,
भले ही कितने भी हमने देखे कि ओमिक्रॉन के वेव्स आए हो या और किसी स्ट्रेन के वेव्स की बात हो रही हो। दूसरा जो हमारा फैक्टर था, दूसरा फैक्टर था हमारा पेंट अप डिमांड जो थी वो रिलीज हुई, रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। अब ये पेंट अप डिमांड क्या थी? रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। सी, कोरोना के टाइम पे हमने देखा लॉकडाउन हो गए हैं, ठीक है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गए हैं, प्लस सिचुएशन जो थी वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। तो लोगों ने इस अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से अपनी बहुत सारी जो डिमांड थी उसको सेटिस्फाई नहीं किया, रादर पोस्टपोन किया कि हम अपने खर्चे को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो जैसे ही सिचुएशन ठीक हुई तो उनकी ये डिमांड रिलीज हुई, दे स्टार्टेड शॉपिंग नॉट ओनली फॉर कमोडिटीज बट ऑल्सो फॉर द हाउसिंग सेक्टर। तो इससे हाउसिंग सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। इसके अलावा तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया और उसे कंटिन्यू रखा, इसको शॉर्ट में केपेक्स बोलते हैं। इसके अलावा चौथा फैक्टर की मैं बात करूं तो क्या है चौथा फैक्टर? एमएसएमई की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। एमएसएमई ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी का मतलब है कि लगभग 30.5% तक एमएसएमई सेक्टर भी ग्रो किया है, और इसका एक कारण है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये आप लोग स्कीम डिटेल में देखिएगा, ये हो सकता है प्रीलिम्स के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स, दीज फोर फैक्टर, पांचवा फैक्टर है हमारा कि पांचवा फैक्टर है कि जो एमजी नरेगा है उसमें असेट्स क्रिएशन बहुत अच्छा रहा। असेट क्रिएशन थ्रू एमजी नरेगा, एमजी नरेगा हमारा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्कीम्स थी, लाइक छठा फैक्टर है स्कीम्स जो थी वेलफेयर स्कीम्स, लाइक पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सब ने भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को रेजिलियंस देने में कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर अब हम बात करें इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद आउटलुक की, तो इंडिया इकोनॉमिक सर्वे कहता है रिगार्डिंग इंडिया जो प्रोस्पेक्ट्स हैं दे आर रियली ब्राइट। ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस है, हमने अभी अभी फैक्टर्स देख लिए। रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, कहता है कि आउटलुक जो है वो ब्लीक है। क्यों? क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन हाई, दूसरा लो ग्रोथ है, तीसरा हम देखते हैं सप्लाई डिसरप्शन इन सप्लाई चेन है, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, और चौथा है अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। ये इन सारे फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमी का है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो अपनी यूपीएससी चाहे दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।